गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 के प्रोज के पहले अध्याय जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में ही जान लेते हैं। ऑथर मतलब राइटर, जो लेखक हैं। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में। अल्फोंस डाउडेट 1840-1897 अर्थात 1840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1897 ईस्वी में। अल्फोंस डाउडेट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डाउडेट फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, अर्थात फ्रेंच भाषा में उपन्यास लिखा करते थे एंड शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वार 1871। 1870-71 ईस्वी में फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ जो फ्रेंको पर्सियन वार नाम से जाना गया। उन्हीं दिनों में इस अध्याय को लिखा गया। इन विच, जिसमें अर्थात उस युद्ध में फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया ने युद्ध लड़ा फ्रांस से और उस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ, पर्सिया में तब शामिल था वाट नाउ, जो अब है, द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के हिस्से, पोलैंड और जर्मनी के राष्ट्र जो अब हैं वो तब पर्सिया में शामिल थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेंस के फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, यानी ये जो दोनों ज़िले हैं ये फ्रांस के ज़िले हैं, अल्सास और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स, ये पर्सिया के हाथ में चले गए, अर्थात इन पर पर्सिया का आधिपत्य स्थापित हो गया। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, विद्यालय में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। कहानी को पढ़िए और पता लगाइए। आइए अब लेसन के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द लेसन। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। द लास्ट लेसन, ये जो अध्याय है, रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। नरेट्स, वर्णन करता है, अबाउट द ईयर 1870, 1870 के बारे में ये वर्णन करता है। ये जो लास्ट लेसन है वो 1870 में जो घटना हुई थी उसी का वर्णन करता है। व्हेन, जब, द पर्सियन फोर्स अंडर बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया की सैनिक अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस, बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया की सैनिक फ्रांस पर आक्रमण की और फ्रांस को कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। कब? 1870 ईस्वी में। और ये जो द लास्ट लेसन है, जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें इसी का वर्णन है। द न्यू पर्सियन रूलर, जो पर्सिया का नया शासक बना, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन जिन पर पर्सिया का अधिकार हो गया था, जो कि फ्रांस के ज़िले थे, तो अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में फ्रेंच भाषा को न पढ़ाए जाने का आदेश आया। अर्थात जो नया रूलर बना, जो पर्सिया का नया शासक बना, उसने रोक दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, रोक दिया। क्या रोक दिया? द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई को, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल में, अर्थात अल्सास एंड लॉरेन के विद्यालय में जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी उस फ्रेंच भाषा को रोक दिया। द फ्रेंच टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव, और जो फ्रांस के अध्यापक थे उनको निकल जाने के लिए कहा गया, उन विद्यालयों से निकल जाने के लिए कहा गया। तो चलिए अब अध्याय को शुरू करते हैं और बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। आप धैर्य बना के रहिएगा, बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आप किसी और को समझा भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो कहानी है, एक विद्यालय के अध्यापक हैं एम हेमेल और एक विद्यार्थी है फ्रेंच, इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और इस कहानी को जो बता रहा है, जो कह रहा है, वो कह रहा है फ्रेंच। और ये जो आई है, जो शब्द लिखा हुआ है आई, ये फ्रेंच के लिए आया हुआ है। फ्रेंच एक छोटा सा लड़का है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग उस सुबह,
मैं स्कूल के लिए फॉर स्कूल के लिए वेरी लेट बहुत देर से निकला। स्टार्ट माने रवाना हुआ। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ या निकला। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और डांटे जाने के बहुत बड़े डर में था, अर्थात मुझे डर था कि मैं डांटा जाऊंगा। स्पेशली विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल कहे थे दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, वह हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर? पार्टिसिपल्स पर। जो लोग वर्ब पढ़े होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो यहाँ फ्रेंच कह रहा है कि जो है विशेष रूप से मुझे इस बात का डर था कि एम हेमेल कहे थे कि वह हम सब से अर्थात विद्यार्थियों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द अबाउट देम, उनके बारे में, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिताने के बारे में, आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर। अर्थात मैं एक क्षण के लिए घर से भाग जाने और बाहर दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इट आया है डे के लिए, अर्थात दिन बहुत गर्म था, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स माने होगा जंगल, और पक्षियां जंगल के किनारे, एज माने होता है किनारा, पक्षियां जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड और इन द फील्ड ऑफ एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आराम मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में पर्सियन सोल्जर्स, पर्सिया के सैनिक वे ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। आरा मशीन के मिल के पीछे खुले क्षेत्र में पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा आकर्षक था, मनमोहक था, अर्थात जंगल के किनारे पक्षियों का चहचहाना और आरा मशीन के मिल के पीछे खुले क्षेत्र में सैनिकों का अभ्यास, इन सबको देखना अधिक मनमोहक था, अधिक आकर्षक था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों को बताने की अपेक्षा। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मुझ में क्षमता थी, मुझ में शक्ति थी विरोध करने की। एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और मैं विद्यालय के लिए बहुत तेजी से निकला, बहुत तेजी से रवाना हुआ। आइए अब आगे देखते हैं। When I passed the town hall, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार, पास्ट का मतलब होता है गुजरा। जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड अर्थात सूचना पट के सामने एक भीड़ थी, क्राउड माने भीड़। जब मैं सभागार से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने एक भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होता था जिसपे बुलेटिन लिखा होता था, जिसपे समाचार लिखा होता था। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे खबर हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए थे। अर्थात जो भी समाचार आया था, ये फ्रेंच कह रहा है कि जो भी समाचार आया था, जो भी बुरा समाचार आया था, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आया था। द लास्ट बैटल्स, समाचार किसके? हारे हुए युद्ध के। कौन कौन से हमने युद्ध हारे, उसका भी समाचार हमें यहीं से आया था। द ड्राफ्ट, सैनिक में अनिवार्य भर्ती का भी समाचार यहीं से आया था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश भी इसी पे लिखे जाते थे, बुलेटिन बोर्ड पे ही लिखे जाते थे। ये समाचार भी हमको यहीं से आया था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप में, मैं अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, अर्थात मैं बिना रुके अपने आप में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर मामला, अब क्या मामला हो सकता है। देन तब
एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। सबसे पहले इसको समझिए, एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं बहुत तेजी से रवाना हुआ, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जितनी तेजी से मैं बढ़ सकता था। देन तभी द ब्लैक स्मिथ, जो सुनार था, वाक्टर, जिसका नाम क्या था, वाक्टर, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग पढ़ रहा था द बुलेटिन, बुलेटिन को, अर्थात तब वाक्टर नाम का लोहार जो अपने एक प्रशिक्षु के साथ वहां पे था और बुलेटिन को अर्थात समाचार को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा, कहा डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतनी जल्दी में मत जाओ, इतने तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, अर्थात तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मजाक बना रहा है मेरा, अर्थात मैंने सोचा वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमेल के छोटे बागीचे में पहुंचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, अर्थात मैं हाँफते हुए एम हेमेल के छोटे बागीचे में पहुंचा। यूजुअली, साधारणतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ बहुत शोर होता था। बसल का मतलब होता है शोर शराबा, ग्रेट माने बहुत, यहाँ पे बहुत होगा ग्रेट का अर्थ। तो साधारणतः जब विद्यालय प्रारंभ होता था वहाँ पर बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, अर्थात शोर इतना ज़्यादा होता था कि उसे सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। जो शोर होता था उस शोर को, उस आवाज़ को बाहर गली में सुना जा सकता था, इतना आवाज़ होता था। और वो आवाज़ किसकी होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से अध्याय को जब एक स्वर में दोहराया जाता था। बच्चे जब अध्याय को, जब पाठ को एक स्वर में दोहराते थे तो उसकी आवाज़। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथों को हमारे कानों पे रखना होता था, टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक से समझने के लिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें ठीक से समझ में आए, उसे समझने के लिए हमें अपने कानों पर हाथ रखना होता था ताकि दूसरों की आवाज़ हमें ना सुनाई दे, आवाज़ इतनी तेज से होती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के भयानक रूलर, वो जो लोहे का बना होता है ना, रॉड, उसे कहते हैं रूलर, और अध्यापक के भयानक रूलर के पटकने की आवाज़, किस पर? टेबल पर। अध्यापक के जो है भयानक रूलर के टेबल पर पटकने की आवाज़, अर्थात इन सारी आवाज़ों को बाहर गली में सुना जा सकता था। इतना शोर होता था कब? जब विद्यालय प्रारंभ होता था तब। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब एकदम शांति थी, सब शांत था। आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन, उस शोर पर, मुझे उस शोर पर भरोसा था। ये फ्रेंच कह रहा है कि मुझे उस शोर पर भरोसा था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि बिना दिखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। फिर से समझिए इसको। लिटिल फ्रेंच ने यह सोचा कि बहुत शोर होगा, बच्चे शोर करेंगे और मैं चुपके से क्लास में घुस जाऊंगा और मुझे कोई देखेगा नहीं। वो ये कह रहा है कि आई काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे उस शोर पर बहुत भरोसा था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, जिससे बिना दिखे मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन शायद, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था जैसे रविवार की सुबह में, अर्थात जितनी शांति रविवार के सुबह में होती थी उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, थ्रू द विंडो, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स, अर्थात मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे।
खिड़की से मैं अपने सहपाठियों को देखा और वे पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एमएमएल ऊपर नीचे चल रहे थे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह में भयानक लोहे के रूलर को लिए हुए। अर्थात एमएमएल अपने बाह में जो है भयानक लोहे के रूलर को लिए हुए चल रहे थे वो। आई हैड टू ओपन, अब इस चीज़ को समझिए कि फ्रेंच को लगा कि शोर होगा और मैं चुपके से चला जाऊंगा और मुझे कोई देखेगा नहीं, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर सब लोग बहुत शांत थे और उसके जो सहपाठी थे वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठ गए थे। इसलिए वो कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे हैड टू ओपन खोलना पड़ा द डोर दरवाजे को, अर्थात मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और गो जाना पड़ा हर एक के सामने, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और हर एक के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, आप कल्पना कर सकते हैं हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। आप कल्पना करें अगर किसी दिन आप विद्यालय लेट से पहुंच जाते हैं और आप क्लास में एंट्री करते हैं, सब लोग बहुत शांत होते हैं, तो एक पल के लिए आपको भी डर लग जाता होगा कि अध्यापक हमको डांटेंगे, और शर्मिंदगी भी इस बात की होती होगी कि इन सब के सामने हमको डांटेंगे। वही कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। ब्लस्ट मतलब होता है शर्मिंदा, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। और आगे बढ़ते हैं। बट नथिंग हैपेंड, उसे ऐसा लग रहा था कि जो है मैं डांटा जाऊंगा, इस बात का उसे डर था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एमएमएल सामी, फ्रेंच कह रहा है कि एमएमएल सामी मुझे देखे, अध्यापक हैं एमएमएल, वो मुझे देखे। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी सज्जनता से कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, तेजी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, एमएमएल कहे कि छोटे फ्रेंच तुम तेजी से अपने स्थान पर जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम विदाउट यू तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, अर्थात हम पढ़ना तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। जो है फ्रेंच कह रहा है कि मैं बेंच के ऊपर से कूद करके अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, सबसे पहले इसे आप समझिए कि व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया, तब तक, नॉट टिल देन, तब तक, डिड आई सी, मैंने नहीं देखा। फिर से समझिए, जब तक मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया, तब तक मैंने नहीं देखा दैट की आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक अपने सुंदर हरे कोट को पहने हुए हैं। यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा कि हमारे अध्यापक अपने सुंदर हरे कोट में हैं, अर्थात हमारे अध्यापक अपने सुंदर हरे कोट को पहने हुए हैं। हिज फील्ड शर्ट, अपने झालरदार शर्ट को पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटे काले कलर के सिल्क टोपी को पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जिस पर जो है हर तरफ से नक्काशी की हुई है। दैट ही नेवर ओर, जिसे वह कभी नहीं पहना करते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, निरीक्षण के दिनों और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा एक्सपेक्ट। कहने का सेंस ये है कि जो अध्यापक थे वो सुंदर हरे कलर का कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे, और जो है काला सिल्क का टोपी पहने हुए थे जिस पर नक्काशी की हुई थी। और इन कपड़ों को जो अध्यापक उस दिन पहने हुए थे, उन कपड़ों को वो निरीक्षण के दिनों के अलावा और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहना करते थे, लेकिन उस दिन वो पहने हुए थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर प्रतीत होता था।
स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, सोलेमन माने गंभीर। इसके अतिरिक्त जो पूरा विद्यालय था वो विचित्र और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग, लेकिन वह वस्तु या वह चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। सरप्राइज माने होता है आश्चर्यचकित करना, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वाज टू सी, ये देखना, अर्थात मुझे ये देख कर के सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंचेस पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह गांव के लोग शांति से बैठे हुए थे। फ्रेंच कह रहा है कि जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये बात थी कि जब मैं देखा कि पीछे के बेंचेज जो खाली हुआ करते थे वो बेंच आज खाली नहीं हैं, बल्कि उन बेंच पर गांव के लोग भी हमारी तरह आकर के शांति से बैठे हुए हैं। और उन बैठने वाले लोगों में ओल्ड हाउसर था विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, जो अपना तिकोना टोपी लगाया हुआ था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर भी था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर भी था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई लुक्ड दिखता था, सैड मतलब दुखी, हर कोई दुखी दिखता था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो एक पुराना बालपोथी लाया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वह इसे अपने घुटने पर फैलाया। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और अपने चश्मे को पूरे पेज पर रखा। अर्थात जो वृद्ध हाउसर था वो अपने साथ एक बालपोथी लेकर के आया था। वो उस बालपोथी को अपने घुटने पर फैलाया और उस बालपोथी के पेज पर अपने चश्मे को रख दिया। While I was wondering about it all, मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। इन सब के बारे में अर्थात कि जो पीछे के बेंचेज हैं वो खाली नहीं हुआ करती थी जो पीछे के बेंचेज है वो खाली हुआ करती थी, आज उस पर गांव के लोग बैठे हैं। और अध्यापक जो है नए कपड़े पहने हुए हैं, सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था। While I was wondering about it all, मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, विचार ही कर रहा था। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल अपने कुर्सी पर बैठे। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एकदम उसी गंभीर और सज्जनता वाले लहजे में विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो है मेरे लिए इस्तेमाल किया करते थे। अर्थात जिस सज्जन और गंभीर आवाज़ में, गंभीर लहजे में वह मुझसे कहा करते थे, उसी आवाज़ में सेड कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, अर्थात ये अंतिम पाठ होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश आ चुके हैं बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और अल्सास के विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाया जाने का आदेश आ चुका है। कहाँ से? बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच का अध्याय होगा। अर्थात आज जो आप फ्रेंच भाषा के बारे में पढ़ेंगे ये आज आपका अंतिम अध्याय होगा। आई वॉन्ट यू, मैं आप सब से चाहता हूँ कि आप सब टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से इसको सुने। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, तो अटेंटिव का मतलब होता है, अटेंटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं एमएमएल कि जो है आई वांट यू, मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि टू बी वेरी अटेंटिव, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, फ्रेंच कह रहा है कि जब एम हेमेल ने कहा कि यह आपका अंतिम अध्याय होगा फ्रेंच का, अर्थात फ्रेंच भाषा इसके बाद आपको नहीं पढ़ाई जाएगी,
तो ये जो शब्द थे ये मुझ पर बिजली के गड़गड़ाहट की तरह लगे। What a thunderclap these words were to me। फ्रेंच कह रहा है कि ये जो शब्द थे वो बिजली के गड़गड़ाहट की तरह मुझे लगे। ओह द रिचेस, ओह अभागे, उन सब के बारे में कह रहा है जिन्होंने जो है ये आदेश दिया है कि अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। उन सब के बारे में ये कह रहा है फ्रेंच कि ओह द रिचेस, अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो दैट वाज व्हाट, तो वह यही था जो दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन लोगों ने सभागार में लगा रखा था। अर्थात वो जो सभागार में भीड़ लगी थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, वो यही खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई थी, ऐसा कहना चाहता है फ्रेंच। फिर ये कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अफसोस के साथ कह रहा है कि मेरा अंतिम फ्रेंच का अध्याय। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। फ्रेंच कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, न्यू जाना था, हाउ टू राइट लिखना, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जाना था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीखूंगा, एनी मोर और अधिक, अब और अधिक मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो हमें यहीं रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। फ्रेंच कहता है कि मैं कितना दुखी हूँ, किस लिए? नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने अध्याय को ना सीखने के लिए, अर्थात मैंने अपने अध्याय को नहीं सीखा, इसलिए मुझे कष्ट है, मुझे तकलीफ है और नहीं सीख पाया। क्यों? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि ढूंढ रहा था पक्षियों के अंडे को। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलन के लिए जा रहा था। माई बुक्स, फ्रेंच कहता है कि मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस ए वाइल एगो, और मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले न्यूसेंस लगती थीं, न्यूसेंस अर्थात उपद्रवी लगती थीं, खराब लगती थीं, सो हैवी टू कैरी, और वो किताबें जिन्हें ले जाना मुझे भारी लगता था। माई ग्रामर, वो कहता है कि मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ संत्स, और मेरे संतों का इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे पुराने मित्र थे। नाउ, अब, दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। कहने का मतलब यह है कि जो किताबें उसे भारी लगती थी, जिन किताबों को वह पढ़ना नहीं चाहता था, अब उन्हीं किताबों से उसे प्रेम हो गया है, जब उसे पता चला है कि इसके बाद अब फ्रेंच भाषा यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड MML2, और वो कहता है कि MML को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि वह दूर जा रहे हैं, अर्थात MML, जब वो सोचता है कि MML दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला देता है। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना बदमिजाजी थे। अर्थात ये कहना चाहता है कि जो MML थे वो कभी कभी मुझे डांट देते थे, फटकार देते थे, कभी कभी वो अपने रूलर का प्रयोग कर देते थे, कभी रूलर से मार देते थे। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे अध्यापक मुझसे दूर चले जाएंगे और मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊँगा, ये विचार जब मेरे दिमाग में आता है तो उनके रूलर को मैं भूल जाता हूँ, और वो कितने बदमिजाज थे, वो मुझे जो भी बोलते रहते थे मैं उन सब को भूल जाता हूँ। और आगे देखते हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और यह अंतिम अध्याय के ऑनर में था, सम्मान में था, दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, जो उसने पहन रखा था अपने सुंदर रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े को। अर्थात ये
एम हेमेल जो कपड़ा रविवार को पहनते थे उसे वो पहन रखे थे। ये इस अंतिम अध्याय के सम्मान में था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज, गांव के वृद्ध लोग, वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, बैठे थे, देयर वहाँ, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे। कह रहा है कि फ्रेंच कह रहा है कि अब मैं समझ गया था क्यों गांव के वृद्ध लोग रूम के पीछे वहां बैठे हुए थे। लिटिल फ्रेंच कहता है कि अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग क्यों रूम में पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी, क्योंकि उन्हें भी दुख था, टू, उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे लोग स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उन लोगों का धन्यवाद करने का तरीका था हमारे मास्टर को उसके 40 वर्ष के वफादारी के सेवा के लिए। अर्थात जो एमएमएल है 40 वर्ष तक पूरी ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ाए थे, और ये लोग अर्थात जो गांव के लोग थे ये उनका तरीका था उन्हें धन्यवाद देने का, उनके 40 साल के वफादारी के सेवा के प्रति उनको धन्यवाद देने का, ये उनका तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का उनका तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा, अर्थात देश जो अब उनका नहीं रहा उस देश के लिए उनका सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था। अर्थात गांव के भी सभी लोग क्लासरूम में पीछे बैठे हुए थे, पीछे इकट्ठा हुए थे, इसलिए वो धन्यवाद देना चाहते थे हमारे मास्टर के 40 साल के वफादारी के सेवा के प्रति, और उस देश को सम्मान देना चाहते थे जो अब उनका नहीं रहा, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। While I was thinking of all this, जब कि I was thinking, मैं सोच रहा था, of all this, इन सब के बारे में, अर्थात मैं इसके बारे में सोच ही रहा था। I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, It was my turn, मेरी बारी थी, to recite, सुनाने की, अब सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able, What would I not have given, मैंने क्या नहीं दिया था। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैंने क्या क्या नहीं किया था। टू बी एबल, सक्षम होने के लिए, टू से, बताने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भयानक नियम को, ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर, पूरी तरह से स्पष्ट और तेज आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक्स, बिना किसी गलती के। लिटिल फ्रेंच कहना चाह रहा है कि जो है मैं बिना किसी गलती के स्पष्ट और तेज आवाज़ में पार्टिसिपल के भयानक नियम को बताने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बट, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया। मिक्सड अप का मतलब होता है उलझ जाना। बट आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेज से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कह रहा है कि जब मैं पार्टिसिपल के नियम को बताने की कोशिश किया तो मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया, और मैं जो है डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा, और मेरे हृदय की धड़कन तेज हो गई, और ऊपर देखने की मुझ में हिम्मत, साहस नहीं थी। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना कि एमएमएल मुझसे कहते हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू। आई वोंट है, इसे हम पढ़ेंगे वुड नॉट भी हम कह सकते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, एमएमएल कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा महसूस हो रहा होगा। सी, देखो, हाउ इट इज, देखो यह कैसा है, मतलब देखो यह ऐसा है। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ये ऐसा है। एवरी डे
हर दिन वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते थे, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। एमएमएल कहते हैं कि देखो ऐसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से हमेशा कहते, सॉरी, हम अपने आप से प्रतिदिन कहते थे कि अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। अर्थात हम अपने हर काम को कल पर छोड़ देते थे। एंड नाउ यू सी, अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास। एमएमएल कहते हैं कि अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी ट्रबल है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह अर्थात अल्सास जो है सीखने को कल पर छोड़ देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वे साथी जो बाहर से यहाँ आएंगे, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से टू यू, तुमसे कहने का। अर्थात जो लोग, अर्थात जो नए मास्टर लोग यहाँ पर आएंगे, जो नए अध्यापक आएंगे यहाँ पर पढ़ाने के लिए, उनके पास अधिकार होगा तुम्हें ये कहने के लिए कि हाउ इज़ इट, ऐसा है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम लोग फ्रेंचमैन होने का सिर्फ नाटक करते थे। एंड एट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, फिर भी ना तो तुम बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा को। एमएमएल कहते हैं कि जो नए अध्यापक आएंगे उनके पास तुम्हें ये कहने का अधिकार होगा कि तुम लोग सिर्फ फ्रेंचमैन, फ्रांस का नागरिक होने का नाटक करते हो, फिर भी तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। एमएमएल कहते हैं कि बेचारे लिटिल फ्रेंच, तुम ही सबसे खराब नहीं हो। बैड वर्स रस्ट, सबसे खराब, बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, तुम ही सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्व्स, अपने आप को दोषी ठहराने का हम सब के पास पर्याप्त कारण है। ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब दोषी हैं, केवल तुम ही खराब नहीं हो। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनक्सियस, तुम्हारे माता पिता एनक्सियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे। तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे, एनफ, पर्याप्त। तुम्हारे माता पिता पर्याप्त चिंतित नहीं थे, बहुत चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए बहुत चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्ड, वे ज़्यादा पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल, तुम्हें किसी मिल में या फिर फार्म में काम पर रखना वो ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें थोड़ा सा और पैसा मिल जाए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सीखने को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे। वे लोग अर्थात तुम्हारे माता पिता लोग तुम्हें किसी मिल में या किसी फार्म में काम पर रखना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि उन्हें थोड़ा सा पैसा मिल जाए। एंड आई, और मैं, अब यहाँ पे एमएमएल जो है उन बच्चों के माता पिता को भी दोषी ठहरा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने अक्सर तुम्हें नहीं भेजा है। टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे अध्याय को सीखने के स्थान पर। एमएमएल कहते हैं कि क्या मैंने तुमको तुम्हारे अध्याय के सीखने के स्थान पर अपने फूलों को पानी देने के लिए अक्सर नहीं भेजा करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, अर्थात मछली पकड़ने के लिए, मछली के शिकार के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो यहाँ पे एमएमएल अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब तुम हमारे पास अपना अध्याय सीखने के लिए आते थे, तो मैं तुम्हें तुम्हारा अध्याय सिखाने के बजाय तुमसे ये कहता था कि तुम जाओ मेरे फूलों को पानी दो, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, मछली पकड़ने जाना होता था, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तुम फ्रेंच नहीं सीख पाए, इसका दोषी मैं भी हूँ। ये फ्रांस का नक्शा है, इसे आप देख लीजिए।
देखिए ये 1870 और 71 का नक्शा है। अब हम आगे देखते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद then from one thing to another MML went on to talk of the French language। उसके बाद from one thing to another, एक चीज़ के बारे में फिर दूसरे चीज़ के बारे में MML went on to talk, MML बात करना जारी रखे of the French language, फ्रेंच की भाषा के बारे में, अर्थात फ्रेंच भाषा के बारे में MML बात करना जारी रखे, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे खूबसूरत भाषा है, अर्थात फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है। MML कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो इस संसार में सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हम सबको अपने बीच में इसे गार्ड अर्थात सुरक्षित रखना चाहिए, हम सबको इसे अर्थात फ्रेंच भाषा को अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव मतलब होता है गुलाम बना लिया जाना, जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जो अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े हुए होते हैं, इट इज, तो यह होता है, एज इफ, मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो उनके पास उनके जेल की क्या हो, चाबी हो, अर्थात जब किसी को गुलाम बना लिया जाता है और जब वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े हुए होता है, तो मानो उसके पास उसके जेल की चाबी हो। देन, तब, ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने एक ग्रामर खोला, एंड रीड अस आवर लेसन्स, और हमारे अध्याय हमको पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मुझे यह देख करके अमेज हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे कितने बेहतर तरीके से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ वह कहते थे, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान प्रतीत होता था, सो इजी, इतना आसान, आई थिंक टू, मैं भी सोचता था, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतनी जो है सावधानी से, इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं। फिर से समझिए, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ वह कहते थे, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान प्रतीत होता था, इतना आसान प्रतीत होता था, आई थिंक, मैं सोचता था कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और यह भी कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया था, कभी समझाया नहीं था, एवरीथिंग, हर चीज़ को, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, अर्थात इससे पहले उन्होंने कभी भी इतने धैर्य के साथ हर चीज़ को समझाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ, मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह ऐसा प्रतीत होता था मानो वह बेचारा आदमी बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले हम सबको ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, देना चाहता हो। फिर से समझिए, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे फ्रेंच कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वो आदमी अर्थात हमारे जो मास्टर हैं MML, वो यहाँ से जाने से पहले जो कुछ उनके पास है वो सब कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में हमारे सर में वो सब कुछ रखना चाहते हों। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे पास लेखनी का एक पाठ था, अर्थात ग्रामर पढ़ने के बाद हमने लेखन का अध्ययन किया, लेखन का पाठ पढ़ा। दैट डे, उस दिन, MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, MML के पास था, हैड बने होता है पास था, MML के पास था
न्यू कॉपीज, नई कॉपियाँ, फॉर अस, हमारे लिए। उस दिन हमारे लिए एमएमएल के पास नई कॉपियाँ थीं। रिटेन, जिस पर लिखा हुआ था। इन ए ब्यूटीफुल राउंड, सुंदर सुंदर, वक्र आकार में अर्थात गोला आकार में लिखा हुआ था, हैंड, हाथ से, जिस पर हाथ से सुंदर सुंदर गोलाकार में, वक्राकार में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे लुक्ड लाइक, लुक्ड मतलब दिखते थे, लाइक मतलब की तरह, लिटिल फ्लैग्स मतलब छोटे झंडे की तरह, वह छोटे झंडे की तरह दिखते थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, हर जगह फहरते हुए। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड से लटकाए गए थे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, अर्थात वे हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से लटकाए गए थे और स्कूल के कमरे में हर जगह छोटे झंडे की तरह फहरते हुए प्रतीत हो रहे थे। अर्थात वो जो कॉपी था जिस पर गोल गोल हाथ से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, वह मानो ऐसा दिख रहा हो जैसे छोटा छोटा झंडा हो और हमारे डेस्क के ऊपरी हिस्से पर रॉड से लटकाया गया हो। यू ऑट टू हैव सीन, आप देख सकते थे। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, किस तरह से हर कोई सेट था टू वर्क, काम करने में, अर्थात किस तरह से हर कोई काम करने में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और हाउ क्वाइट कितना शांत था, और किस तरह से वहाँ पर हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और सब कुछ कितना शांत था। चूँकि वो लेखन का अध्याय पढ़ रहे थे ना, तो सब लोग अपने लेखन के काम में जुटे हुए थे, वहाँ पूरी तरह से शांति थी। द ओनली साउंड वाज, केवल एक ही आवाज़ थी। द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पर पेन के चलाए जाने की। हम ये कह सकते हैं कि पेपर पर पेन के रगड़ने की केवल आवाज़ थी और कोई आवाज़ वहाँ पे थी नहीं, क्योंकि सब लोग काम में लगे हुए थे। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे, बिटल्स माने भंवरे, कुछ भंवरे फ्लू इन, उड़ कर के अंदर आ गए। एक बार कुछ भंवरे उड़ कर के अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी पेड नहीं दिया, एनी अटेंशन, नोबडी पेड, किसी ने नहीं दिया, एनी अटेंशन कोई ध्यान, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू देम उन पर, अर्थात उन भंवरों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और यहाँ तक कि जो छोटे लोग थे अर्थात जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। हु वर्कड ऑन, वर्क ऑन का मतलब होता है काम में लगे रहना। अब वर्कड राइट ऑन का मतलब ये हो जाएगा पूरी तरह से काम में लगे रहना। जो अर्थात वो छोटे बच्चे जो पूरी तरह से ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मछली पकड़ने के अपने मछली पकड़ने के चित्रकारी करने में पूरी तरह से लगे रहे। एक बार फिर से समझिएगा। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने मछली पकड़ने के फिश हुक की चित्रकारी करने में लगे रहे। एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वह भी फ्रेंच था। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो है बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी। और जो भी लोग वहाँ बैठे थे सबको जो है फ्रेंच भाषा से बहुत प्रेम था और उनकी भाषा उनसे छीन ली जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है लेखक कह रहा है कि दैट वाज फ्रेंच टू, वह भी उन लोगों के लिए फ्रेंच जैसा था। उन बच्चों के लिए जैसे फिश हुक था वैसे मानो जो फिश हुक था मानो वही फ्रेंच था। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, ऑन द रूफ छत पर, द पीजन्स जो कबूतर थे, कूड जो उनकी आवाज़ होती है,
वेरी लो, बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। अर्थात छत पर कबूतर बहुत धीमे स्वर में आवाज कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उनसे या उन लोगों को जर्मन में गवाएंगे। अर्थात क्या वे लोग जो सैनिक हैं या जो शासक हैं, क्या इन कबूतरों को भी जो है जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, अर्थात क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में ही गवाएंगे। यहाँ के लोगों को तो उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या वे लोग इन जानवरों को भी फ्रेंच भाषा में ही बोलने के लिए कहेंगे। आगे देखते हैं। एमएमएल कहता है कि वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, वेन एवर जब भी कभी, आई लुकड अप मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग अपनी लेखनी से, अर्थात लिखते हुए जब भी कभी मैं ऊपर देखता था, ऐसा तो मैं देखता था कि एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन ही चेयर, एम हेमल बैठे हुए होते थे मोशनलेस निष्क्रिय इन ही चेयर अपनी कुर्सी पर, एम हेमल कुर्सी पर निष्क्रिय होकर बैठे हुए होते थे। एंड गेजिंग और घूरते थे, अर्थात ध्यान से देख रहे होते थे। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर थिंग, पहले किसी एक चीज को देखते थे, उसके बाद किसी दूसरी चीज को देखते थे। एज इफ, वह चीजों को इस तरह से देखते थे मानो ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते हो, वह रख लेना चाहते हो इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, मानो वह अपने मस्तिष्क में उन चीजों को रख लेना चाहते हो। जस्ट हाउ, एकदम वैसे, एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जिस तरह से उस छोटे विद्यालय में वे दिखते थे। अर्थात जिस तरह से जो है छोटे विद्यालय के कमरे में चीज़ें दिखती थी, मानो एमएमएल उसी तरह से या उसी रूप में उन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रख लेना चाहते हो। फैंसी, कल्पना करिए। फॉर 40 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर, वह वहाँ रहे, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर 40 साल तक वह उसी एक ही स्थान पर रहे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनके खिड़की के बाहर उनका बागीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनका क्लास था। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह। अर्थात पिछले 40 सालों से उनके खिड़की के सामने उनका बागीचा था और उनके सामने उनका क्लास था, एकदम उसी तरह, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न, WORN जो है वियर का थर्ड फॉर्म है, स्मूथ, ओर्न स्मूथ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस, हैड बीन ओर्न, घिसे हुए थे, स्मूथ, चिकना, अर्थात केवल डेस्क और बेंच जो है घिस करके चिकने हो गए थे। द वेलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और बागीचे में जो वेलनट के ट्री थे, जो अखरोट के पेड़ थे, वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, और होप वाइन का वृक्ष, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे, दैट मतलब जिसे, ही हैड प्लांटेड उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था, होप वाइन का पौधा जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्वाइंड लिपटा हुआ था, अबाउट द विंडोज, विंडोज से होकर के टू द रूफ, छत तक। अर्थात वो होप वाइन का वृक्ष जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, वह जो है खिड़की से लिपटते हुए छत तक लिपटा हुआ था। हाउ इट मस्ट हैव, देखिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ, किस तरह से, इट मस्ट हैव ब्रोकन, इसने तोड़ दिया होगा, हिज हार्ट, उनके हृदय को, टू लीव इट ऑल, इसको छोड़ना। अर्थात इन सभी चीज़ों को छोड़ने का एहसास उनके हृदय को किस तरह से तोड़ दिया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। और टू हियर, और सुनना, हिज सिस्टर मूविंग, उनके सिस्टर के चलने की आवाज़ को, अबाउट इन द रूम एबव, ऊपर कमरे में, ऊपर कमरे में उनके सिस्टर के चलने की आवाज़। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके संदूक को पैक करते हुए, अर्थात जो है ऊपर कमरे में संदूक को पैक करते हुए उनकी सिस्टर जब जो है चल रही थी, तो वो आवाज़। और जो इन सब चीज़ों को छोड़ने का एहसास, विद्यालय को छोड़ने का एहसास, इन वृक्षों को, ये जो वेलनट ट्री है,
होप वाइन का वृक्ष है और उनका बागीचा है, इन सब को छोड़ने का एहसास किस तरह से उनके हृदय को तोड़ा होगा। फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे यानी कि जो है एमएमएल और उनकी बहन, वे जो है क्योंकि उन्हें जो है अगले दिन देश को छोड़ देना होगा। बर्लिन से आदेश आ चुका था ना कि अब जो है अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उन्हें और जो है उस जगह पर नए मास्टर आएंगे, तो उन्हें जो है एमएमएल और उनकी बहन को ये जगह छोड़ करके जाना होगा। आगे देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट लेकिन ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर सुनने का, जो है एवरी लेसन हर पार्ट को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, उनमें हर पार्ट को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास इतिहास का एक अध्याय था, अर्थात लेखन के बाद हमने इतिहास का अध्याय पढ़ा। एंड देन उसके बाद द बेबी चैंटेड, बच्चों ने बोले देयर अपने, बा बे बी बो बू, बच्चों ने जो है अपने बा बे बी बो बू ये बोले। डाउन देयर नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे नीचे, ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हाउसर जो है वृद्ध हाउसर अपना चश्मा पहने हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अब जो है दोनों हाथों में अपना बाल पोथी होल्ड किया हुआ था, जो है पकड़े हुआ था, अपने दोनों हाथों में बाल पोथी पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड उच्चारण किया, द लेटर्स अक्षरों का, विद्यम उन्हीं लोगों के साथ, अर्थात बच्चों के साथ जो ओल्ड हाउसर था वह अपने चश्मे को पहना और अपने दोनों हाथ में बाल पोथी को लेकर के उन बच्चों के साथ उनके अक्षरों को पढ़ा। यू कुड सी, आप देख सकते थे कि दैट की ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, रो रहा था, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। अब सब लोग भावनात्मक इसलिए हो गए हैं ना क्योंकि उनकी भाषा उनसे छीन ली गई है। अब दोबारा जो है वो फ्रेंच पढ़ने को नहीं पाएंगे क्योंकि शासक का आदेश आ चुका है कि केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। तो सब लोगों को उनकी भाषा छोड़ने का और एमएमएल को जो है एमएमएल उनसे अलग हो जाएंगे, इन सब चीज़ों का जो है कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसलिए सब लोग भावनात्मक हो गए हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, उसके आवाज़ भी कँप रहे थे भावनाओं से, वह भी बहुत भावुक हो गया था, उसकी आवाज़ कँप रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इट वॉज सो फनी, बहुत जो है मनोरंजक था, टू हियर हिम, उसे सुनना जब आवाज़ जो है कांपते हुए वह बोल रहा था तो उसकी आवाज़ को सुनना बड़ा मनोरंजक था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम अध्याय, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितने अच्छी तरह से याद है। रिमेंबर माने होता है याद करना, तो वह अंतिम अध्याय मुझे कितने अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस, तभी द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी, स्ट्रक 12, 12 बजे, अर्थात तभी चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस, उसके बाद एंजलस का प्रार्थना हुआ। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन सैनिक के ट्रम्पेट अर्थात तुरही, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास करके वापस आ रहे थे, साउंडेड, बजी। अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे, अर्थात उसी समय पर्सिया के सैनिक जो अभ्यास करके वापस आ रहे थे उनकी तुरही हमारे खिड़की के नीचे बजी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो गए। वेरी पेल, एकदम पीले पड़ गए थे, उनका चेहरा पीला हो गया था क्योंकि वो कष्ट में थे ना, दुख में थे। उन्हें वो जगह छोड़ करके जाना था जिस जगह पर वो 40 साल तक रहे, जिस भाषा को वो 40 सालों तक पढ़ाए, जो उनकी खुद की भाषा थी, उस भाषा को उनसे छीन ली जा रही है और उन्हें वो जगह छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो इन सब का उन्हें बड़ा कष्ट है। वो जो है खड़े हो गए इन चेयर, अपने चेयर पर, और पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। आई नेवर सा हिम, और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। लुक, और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। सो टाल, टाल का मतलब लंबा भी होता है, टाल का मतलब प्रभावशाली और आत्मविश्वासी भी होता है।
तो जो है फ्रेंच कह रहा है कि मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई मैं अर्थात वो कुछ कहना चाहते थे, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया, अर्थात उनका गला रुक गया, किसी वजह से उनका गला रुक गया, वह कह नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे कुछ कह नहीं पाए। देन उसके बाद ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए, मुड़े, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए, अर्थात एक चाक लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति का सहारा लेते हुए, ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा वह लिख सकते थे। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने जितना लंबा वह लिख सकते थे उतना लंबा लिखा। क्या लिखा? वीए ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन उसके बाद ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड लीन्ड, झुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, अपने सर को झुका लिया अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। उसके बाद वह रुक गए और उन्होंने अपने सर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हम लोगों की तरफ इशारा किया विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने अपने हाथ से हम लोगों की तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल अब खत्म होता है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्लास 12 के प्रोज के पहले अध्याय का अध्ययन किया। उम्मीद है आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों को, जो लोग जो है पढ़ रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।